इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, तो आज हम उसी बात को आगे लेके चलते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो देखिए, हम अभी तक इस चैप्टर में जो काम कर सके हैं उसके अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन को कवर किया है और चेन ऑफ कमांड पे हम इस वक्त बात कर रहे थे, और अब हम आज बात कर रहे हैं टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन पे। देखिए, टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट लिंक करेंगे हम स्पैन ऑफ कंट्रोल के साथ, और इसी से ही हम आगे लेके चलेंगे टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल चीज़ क्या है। तो हमने ये कहा द नंबर ऑफ subordinates answerable to immediate superior official तो हम ये कह रहे हैं जनाब कि बात ये है कि कितने वर्कर हैं जो कि एक सुपीरियर ऑफिशियल के अंडर काम करने चाहिए। इसके हवाले से हमने इतनी बात कल कर ली थी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए, रिलेटिवली लेसर लोग होने चाहिए, ये रिलेटिवली लेसर लोग होने चाहिए। मैंने मिसाल के तौर पे आपसे ये कहा था कि लेट्स सपोज 5 वर्कर्स आर आंसरेबल टू 1 बॉस, तो ये हो गई 5:1। दूसरी तरफ वर्कर्स की तादाद अगर आप देखते हैं तो ये जनाब जो है ये हो जाती है, यू कैन से कि जनाब 50 वर्कर्स रिपोर्टिंग टू 1 सुपीरियर ऑफिशियल, तो ये रेशो बन जाती है 50:1। तो हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हैं, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हैं जो कि आंसरेबल हैं एक सुपीरियर ऑफिशियल को। अच्छा, तो एक तरफ हमने कहा कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट आंसरेबल टू इमीडिएट सुपरवाइज़र, दूसरी तरफ हमने कहा कि जो दो मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, एक व्यूज़ ये है कि ये तादादन कम होने चाहिए, नैरो होने चाहिए, और एक ये है कि ये तादादन ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इट शुड स्पैन शुड बी द वाइड वन, इट मीन्स दैट मोर वर्कर शुड बी आंसरेबल टू अ सुपीरियर ऑफिशियल। बट एक जहन में बात रहनी चाहिए कि इमीडिएट से मुराद ये होती है कि जो डायरेक्टली आपका बॉस है, यानी अगर 3 वर्कर्स आर वर्किंग अंडर अ सुपरवाइज़र, तो ये सुपरवाइज़र उनका जो है ये इमीडिएट बॉस है। अब सुपरवाइज़र का जो बॉस है वो इसमें नहीं आता, हम बात कर रहे हैं आपका डायरेक्ट बॉस, आपका डायरेक्ट सुपरवाइज़र, आपका इमीडिएट सुपीरियर ऑफिशियल, इसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इमीडिएट का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। लेकिन फिर भी दो थॉट्स हैं। एक थॉट ये है कि रिलेटिवली लेसर वर्कर होने चाहिए एक सुपीरियर ऑफिशियल के अंडर, और दूसरी थॉट ये है कि रिलेटिवली ज़्यादा होने चाहिए। तो ये दो अलग अलग सोच हैं। अब जब आप बात करते हैं कि ये दोनों अलग अलग थॉट्स हैं, तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम एक स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो नैरो रखते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, नैरो स्पैन रखने का जो फ़ायदा होगा वो सबसे पहला फ़ायदा तो होगा बेटर कंट्रोल, चूँकि लेसर सबऑर्डिनेट होंगे, लेसर वर्कर होंगे जो आपके अंडर काम कर रहे होंगे, तो लेसर सबऑर्डिनेट्स को निस्बतन ज़्यादा आसानी से सुपरवाइज किया जा सकता है। एक बात तो ये आ जाती है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि स्मॉलर ग्रुप बेटर सोशल नीड्स। देखिए, थोड़े लोगों पर सुपरवाइज़र आसानी से नज़र रख सकता है, इसलिए बेटर कंट्रोल है, लेकिन स्मॉलर ग्रुप बेटर सोशल नीड का इशू ये है कि ज़रा गौर फरमाइए, ग्रुप जितना छोटा होगा उनकी आपसी सोशल अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी, वो एक दूसरे के हालात से, एक दूसरे की ज़रूरियात से ज़्यादा अच्छे वाकिफ़ होंगे।
तो अगर ये ग्रुप स्मॉल इन साइज है, अगर ये ग्रुप स्मॉल इन साइज है तो इनके दरमियान जो सोशल रिलेशनशिप है वो बड़े अच्छे होंगे। इसका मतलब है अगर ग्रुप बड़ा हो तो उसके अंदर सोशल रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं होते। तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि वाकई ऐसा है कि अगर ग्रुप बहुत ज़्यादा छोटा हो तो उसके अंदर सोशल रिलेशनशिप इतने बेहतर डेवलप नहीं हो सकते। अच्छा, उसकी क्या वजह है? वो है ना कि जब ग्रुप जो है उसके अंदर 4 या 5 लोग होंगे तो उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी, उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन अगर ग्रुप जो है वो तादादन, अगर आप ये कहें कि अगर ग्रुप जो है आपका वो निस्बतन बड़ा है, 200-250 लोग हैं, तो उनके अंदर सब ग्रुप बनने शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर छोटे छोटे सब ग्रोह बन जाएंगे, यानी छोटे छोटे ग्रोह बन जाएंगे और उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकेगी, उनका आपस में जो तालमेल है वो इतना बेस्ट नहीं हो सकेगा। और जब इनका आपस में लिंक इतना बेस्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकलेगा कि दे विल गोइंग टू हैव अ इन अ स्मॉलर ग्रुप ब्रेकअप। वो है ना, गालिब का एक नज़रिया है, तो गालिब साहब कहते हैं कि जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी तन्हाई। यानी अगर आप ज़्यादा बड़े हजूम में रहते हैं, जैसे आप शहरों में रहते हैं, तो आप देखते हैं एक दूसरे की खबर भी नहीं होती। लेकिन जब हम गांव में रहते हैं तो थोड़े से लोग होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के पल पल की खबर, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही छोटे ग्रुप में एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे की बहुत केयर की जाती है। जस्ट अ मोमेंट जी, मैं 1 मिनट मेरी आवाज़ रुकेगी, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ज़रा सेव करना चाहता हूँ। जी जस्ट अ मोमेंट, जस्ट आई वाज लुकिंग आफ्टर समथिंग, कोई चीज़ ऐसी इसको मैं लुक आफ्टर करना चाह रहा था, तो आई वांट टू सी इट इफ़ आई गॉट सम लिटिल बेटर रिजल्ट। सो मेरा ख्याल है इसी पर ही ठीक आएगा, पर इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं सेंड कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो हम ये बात कह रहे थे कि जितना छोटा शहर होगा उतना ज़्यादा एक दूसरे से तालमेल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ज़्यादा हम एक दूसरे को समझ सकेंगे। दूसरी तरफ ये बात भी है कि सुपरवाइज़र कैन स्पेयर मोर टाइम। जब ग्रुप छोटा होगा तो सुपरवाइज़र हर एक सबऑर्डिनेट को वक्त दे सकेगा, तो सुपरवाइज़र उनके लिए ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल हो सकेगा और हर एक को ख़ुद इंस्ट्रक्शन दे सकेगा। तो आप देखिए छोटे ग्रुप में हर ग्रुप, एक तो बेटर कंट्रोल है उसका अपने हर सबऑर्डिनेट पे, दूसरा स्मॉल साइज़ होने की वजह से उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, और फिर अगर आप देखते हैं तो सुपरवाइज़र अवेलेबल ज़्यादा है, सुपरवाइज़र के पास वक्त ज़्यादा है, लिहाजा वो ख़ुद गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है जी, और वो खुद इंस्ट्रक्ट करेगा, खुद समझाएगा हर बात को। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर वो खुद समझाएगा तो इससे सुपरवाइज़र एज अ रोल मॉडल सामने आएगा, सुपरवाइज़र का तासुर अपने ग्रुप पे ज़्यादा होगा, यानी उसका इन्फ्लुएंस जो है अपने ग्रुप पे ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। तो लिहाजा छोटा स्पैन रखने से बेटर कंट्रोल भी रहता है, उसके साथ साथ स्मॉल साइज़ होने से सोशल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, सुपरवाइज़र ज़्यादा वक्त के लिए दस्तयाब हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम हो, और वो ख़ुद जब हर बात समझाता है तो उसका इन्फ्लुएंस भी अपने ग्रुप पे अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ साथ छोटा ग्रुप या छोटा स्पैन होने से कुछ प्रॉब्लम भी पैदा होते हैं, जैसे लैक ऑफ डेलीगेशन। जब ग्रुप छोटा होगा तो सुपरवाइज़र अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेगा, नॉट डेलीगेट अथॉरिटी। तो सुपरवाइज़र जो है वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेगा, यानी अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा। वो कहेगा चूँकि मैं हर मामले में ख़ुद दस्तयाब हूँ, चूँकि मैं हर मामले में ख़ुद से अवेलेबल हूँ, लिहाजा आपको कोई ज़रूरत नहीं कोई फ़ैसला करने की, हर डिसीजन मैं ख़ुद लूँगा।
तो डिसीजन जो है, डिसीजन इज मेड बाय सुपरवाइजर। सारे फैसले सुपरवाइजर खुद करेगा। अब आप खुद सोचिए, जब सारे फैसले सुपरवाइजर करेगा तो ग्रेजुअली वर्कर्स के अंदर से जो है वो इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। यानी जो सबऑर्डिनेट्स हैं, दे विल नॉट टेक द डिसीजन, दे विल नॉट टेक द डिसीजन। तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो फैसले नहीं करेंगे फिर खुद, वो कहेंगे ठीक है जो भी है, वो सोच ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कुछ कहेंगे भी तो हमारी बात सुनेगा कोई नहीं। लिहाजा अगर उनके ज़हन में कोई आइडिया आता भी है तो वो उसे आगे बयान नहीं करते। और इससे फिर एक बात और भी है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह क्या है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप यही रेशो रखते हैं कि 5 वर्कर पे 1 सुपरवाइज़र है, तो मुझे 200 वर्कर्स की ज़रूरत है, तो जी 200 वर्कर्स के लिए कितने सुपरवाइज़र चाहिए होंगे मुझे? शाबाश, कैन समवन कैलकुलेटेड इट? कोई कैलकुलेट कर सकता है कि कितने वर्कर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे जो है वो 200 वर्कर्स को जो है वो लेके चलना है? क्या ख्याल है? क्यों बच्चों, 200 वर्कर्स हैं, 5 के ऊपर 1 सुपरवाइज़र लगाना है, तो मुझे 40 सुपरवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी और इससे मेरी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आएगी। और फिर ये भी है, एक होता है सुपरवाइज़ करना, एक होता है ओवर सुपरवाइज़ करना। ओवर सुपरवाइज़र का मतलब ये होता है कि आप हर वक्त जो है ना सबऑर्डिनेट के सर पे बैठे रहते हैं, जिससे एक तो आप अपनी इमेज या अपनी जो वक़्त है वो घटा देते हैं, और दूसरा ये है कि हर मामले में मुदाखलत करने से आप सुपरवाइजिंग, आप ओवर टाइड इन्वायरमेंट बना देते हैं। लिहाजा अगर आप डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो छोटे ग्रुप में चूँकि हर वक्त सुपरवाइज़र मौजूद है, वो कहता है जी फैसले मैं खुद करूँगा। इससे छोटे ग्रुप होने से या छोटा स्पैन होने से वर्कर अपनी राय देना बंद कर देते हैं, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमें को 200 वर्कर रखना है तो 5:1 हमें 40 सुपरवाइज़र चाहिए, हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहाँ चली जाती है। और फिर रिजिड सुपरविजन की वजह से हर वक्त एक टाइड माहौल रहता है और महसूस होता है जैसे कि सबऑर्डिनेट को ये महसूस होता है कि जैसे उन्हें जो है वो बड़ा सख्त सा माहौल दिया गया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि छोटा स्पैन होने से कंट्रोल अच्छा रहता है, स्मॉलर ग्रुप में सोशल रिलेशनशिप अच्छे डेवलप होते हैं, सुपरवाइज़र डायरेक्ट अवेलेबल होता है आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो सुपरवाइज़र का इन्फ्लुएंस भी रहता है। अब देखिए दूसरी तरफ जो स्पैन हम डिस्कस करेंगे वो है जिसके अंदर ज़्यादा वर्कर एक सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहे हैं, जिसको हम वाइड स्पैन कहते हैं। अब अगर आप कॉमन सेंस से सोचें तो हम जो इसके वीकनेसेस हैं उसके क्या बन जाएंगे? शाबाश, इसके वीकनेसेस उसके क्या बन जाएंगे? शाबाश, द नैरो स्पैन्स वीकनेसेस बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ द, शाबाश क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ द वाइड स्पैन। और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसकी वीकनेसेस बन जाएंगी। यानी इस तरफ आएंगे तो वीकनेसेस जो है स्ट्रेंथ बनी होगी, स्ट्रेंथ जो है वीकनेसेस बन जाएंगी, स्विच ओवर हो जाएंगी। कैसे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं थी, यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी। यानी सुपरवाइज़र चूँकि इतना वक्त नहीं निकाल सकता, लिहाजा सुपरवाइज़र तमाम वर्कर्स को जो है वो इख्तियारात देगा या सिखाएगा कि मैं तो अवेलेबल नहीं हो सकता, लिहाजा किस तरीके से तुम फैसला करोगे, तो उन्हें फैसला करने का तरीका बताएगा। ठीक है, कि किस तरीके से फैसले करेंगे आप, क्या मेयार होगा, तो वो उन्हें डिसीजन मेकिंग सिखाएगा। चूँकि उसके अपने पास तो इतना वक्त नहीं कि हर जगह वो पहुंच सके, लिहाजा वो अपने इख्तियारात इनको देगा और इन्हें फ़ैसला करने का हुनर भी सिखाएगा। यानी इससे उनके अंदर एक जज्बा जागेगा सीखने का, और अल्टीमेटली यही वजह बनेगी कि उनके अंदर इनोवेटिव और क्रिएटिविटी पैदा होगी। यानी उनके ख़यालात में जिद्दत पैदा होगी, उनके ख़यालात में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि न्यू आइडियाज़ आएंगे, चूँकि अब उन्हें पता है कि उन्हें फ़ैसला करने का अख्तियार दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ज़्यादा लोग हैं, 50 पीपल्स वर्किंग अंडर अ सुपरवाइज़र, तो
अल्टीमेटली उस सुपरवाइज़र को खुद से अंदाज़ा है कि मैं 50 लोगों के हर मामले में नहीं पहुंच सकता, तो वो कहेगा इनको मैं फ़ैसला करना सिखाता हूँ। ये खुद एक मेरिट के तहत या एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के तहत फ़ैसला कर सकेंगे। इससे जब उन्हें इख्तियारात मिलेंगे फ़ैसले के, तो अल्टीमेटली उनके आइडियाज़ में क्रिएटिविटी पैदा होगी। फिर इसके अंदर लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ज़रा देखिए 1 मिनट के लिए रिवर्स जाते हैं, देखते हैं कि 200 वर्कर रखने के लिए 40 सुपरवाइज़र चाहिए थे मुझे इन द प्रीवियस केस, लेकिन इस केस में अगर मुझे 200 वर्कर रखने हैं, 200 वर्कर्स रखने हैं, तो 50:1 मुझे कितने सुपरवाइज़र चाहिए? शाबाश। हाउ मैनी सुपरवाइजर्स आई नीड? शाबाश, आई नीड जस्ट 4 सुपरवाइजर्स, जस्ट 4 सुपरवाइजर्स। उनको मैं टेक्नोलॉजी दे देता हूँ, मैं उन्हें कैमरा और मीडिया प्लेयर्स दे देता हूँ, मैं कैमरा और एलसीडी दे देता हूँ, जहाँ बैठ के वो बाकी सुपर वर्कर्स को देखते रहेंगे। लेकिन इससे मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगी। और फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबल सुपरविजन स्टाइल होगा। उसकी वजह ये कि सुपरवाइज़र हर वक्त तो है नहीं कि टाइट माहौल रहे, वो आपको सिखाता है काम आपने खुद करना है, तो थोड़ी सी लचक मिल जाएगी आपको माहौल में, और आपको माहौल जो है ना वो टाइट नहीं मिलेगा, आपको लगेगा जैसे कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, सॉफ्टनेस है आपके माहौल में, वहाँ सख्ती का फैक्टर नहीं। तो ये भी चीज़ आ जाएगी। अब उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो उसकी वीकनेस बन जाएगी, यानी वहाँ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, यहाँ वीक कंट्रोल हो जाएगा। जाहिर है 50 बंदों को एक बंदा देख रहा है, तो हर एस्पेक्ट तो नहीं देख सकता, तो कंट्रोल थोड़ा वीक हो जाएगा। और लार्जर ग्रुप होने से सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप बताइए 200 वर्कर्स की आपस में क्या दोस्ती होगी? 5 की तो हो सकती है, ठीक है ना। और जैसे कि इस ज़माने में एक यूसीपी नाम का कॉलेज होता था, तो वहाँ पे फैकल्टी की तादाद 200 से ज़्यादा या 150 तक होती थी। तो जब भी हमें बुलाया जाता था मीटिंग के लिए, तो जिस एक ग्रुप के साथ में पहली दफ़ा खाना खाता था, कभी दूसरे दफ़ा उनके साथ नहीं बैठा। उसकी वजह ये है कि इतनी ज़्यादा तादाद है तो कोई सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा होती। हाँ, ये है कि सुपरवाइज़र जब लेस टाइम स्पेयर करेगा, जाहिर सुपरवाइजर टाइम नहीं, तो आप किसी से तो सीखेंगे, काम तो सीखना है, तो आप ज़्यादातर लर्न करेंगे सीनियर को वर्कर से बजाय सुपरवाइज़र के। यू विल लर्न फ्रॉम सीनियर को वर्कर्स। उसकी वजह कि ठीक है, हम मानते हैं कि ये जो वीकनेसेस हैं ये अपनी जगह प्रिवेल करती हैं, लार्जर सोशल ग्रुप है, येट डैट जो सुपरवाइज़र हैं वो टाइम स्पेयर नहीं करते, तो आप अपने सीनियर या अपने सीनियर कलीग से सीखना शुरू कर देते हैं। इससे सुपरवाइज़र का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। आप ज़्यादातर जो स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं वो अपने को वर्कर का स्टाइल पिक कर लेते हैं, यानी आप अपने को वर्कर को जो है बना लेते हैं अपना रोल मॉडल, ना कि अपने जो है सुपरवाइज़र को। तो लिहाजा उसी बातों को मैंने रिवर्स कर दिया। अगर यहाँ तक बात समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। अगर लास्ट पॉइंट मैंने थोड़ा सा स्पीड से कवर किए हैं, अगर कोई नहीं समझ आया तो आप ज़रा मुझे बता दीजिए। जी शाबाश जी बच्चों, आई एम वेटिंग। डन, चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया डन। अब बात ये है कि क्या ये नैरो और वाइड स्पैन दोनों ऐसे ही प्रिवेल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम किसी बुज़ुर्ग से जाकर पूछते हैं तो वो कहता है कि ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्चुअली कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि नैरो और वाइड स्पैन का जो इस्तेमाल है वो डिसीजन बेस करता है आपकी नीड पे, आपकी ज़रूरत पे। यानी आपकी ज़रूरत क्या है? वो कहते हैं जी 4 फैक्टरों को पेश नज़र रखिए। पहली बात ये है नेचर ऑफ वर्क। अगर आपका नेचर ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? आपका वर्क काम जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा है, तो पेचीदा काम में चूँकि बार बार वर्कर को काम सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तो आप नैरो स्पैन रखें। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके वर्क का नेचर सिंपल है और उसमें ज़्यादा तब्दीली भी नहीं आती, सिंपल भी है, स्टैटिक भी है, जैसे बटलर शॉप आज से 50 साल भी जैसे पहले थी वैसे ही है, आज भी वहाँ पेप्सी और कोक की बोतल जिस ओपनर से खोलते थे आज भी उससे खोल रहे हैं, और आज भी वैसे उसमें स्ट्रॉ डालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क ये पड़ा कि पहले स्ट्रॉ सीधा होता था, अब ज़रा वो हुक्के की तरह दाएं बाएं टर्न हो जाता, और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक हो गया ना बच्चों? तो प्रीवियस स्लाइड बेटे, प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये किया था कि वो जो दोनों मैंने अलग-अलग पढ़ाई थी वो एक पे इकट्ठी कर दी थी मैंने, ठीक है? तो ये मैं आपको वैसे सेंड कर दूंगा,
यानी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, तो ये मैंने पहले अलग-अलग पढ़ाई थी, तो अब मैंने दोनों जो है वो इकट्ठी कर दी थी, ये किया। क्लियर होगी बात कि इसकी जो वीकनेसेस हैं वो इसकी स्ट्रेंथ है, और जो इसकी वीकनेसेस हैं वो इसकी स्ट्रेंथ है। उलट भी कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इसकी वीकनेसेस है और इसकी वीकनेसेस इसकी स्ट्रेंथ है, ये बात। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। पहली बात मैंने ये समझाई कि नेचर ऑफ वर्क फैसला करेगा कि हमें नैरो स्पैन रखना है या वाइड रखना है। अगर काम मुश्किल है, पेचीदा है, तो आप नैरो स्पाइन रखें ताकि आप बार बार समझा सकें। लेकिन अगर काम आसान है, सिंपल है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है वो स्टैटिक नेचर का, सिंपल नेचर का, तो आप वाइड स्पैन यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज़ आ जाती है नेचर ऑफ वर्कर्स। अगर आपके वर्कर बहुत वेल ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप ज़्यादा वर्कर्स को आराम से काम देकर काम ले सकते हैं, क्योंकि आपके वर्कर जो हैं वो बहुत वेल ट्रेंड हैं। लेकिन अगर आपके वर्कर जो हैं वो लेस ट्रेंड हैं, वो इस काम के साथ ज़्यादा वाबस्ता नहीं रहे, तो फिर आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में आपको नैरो स्पैन रखना चाहिए। ठीक होगी बात कि अगर आपके वर्कर बड़े अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं अपने काम में, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप बेशक ज़्यादा वर्कर रख लीजिए। लेकिन अगर वो लेस ट्रेंड है तो फिर आप नैरो स्पैन रखिए। एक चीज़ का और ख्याल रखिए, वो है नेचर ऑफ सुपरवाइज़र। अगर सुपरवाइज़र जो है वो थोड़ा यंग है, आपकी तरह लेज़ी है, तो फिर नैरो स्पैन रखिए। लेकिन अगर मेरी तरह स्मार्ट आदमी है, ठीक है, क्विक है, शार्प है, तो वो ज़्यादा बंदों को भी डील कर सकता है। तो नेचर ऑफ सुपरवाइज़र भी मैटर करता है। और आखिरी चीज़ ये है कि आपके वर्कर की लोकेशन क्या है। अगर तो वो सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो वो सेम वर्कशॉप में है, अंडर द सेम शेल्टर काम कर रहे हैं, एक ही वर्कशॉप में मौजूद है, एक ही प्लेस पे मौजूद है, तो फिर आप ज़्यादा भी डील कर सकते हैं। क्योंकि अगर समझाना हो तो एक क्लासरूम में बुलाया और बुला के सारों को बात समझा दी। लेकिन अगर वो जो है दे आर इन अ डिफरेंट सिटीज़, वो डिफरेंट सिटीज़ में हैं, डिफरेंट लोकेशंस में हैं, तो फिर एक एक के साथ राब्ता अलग-अलग रखना पड़ेगा। तो जब एक एक के साथ राब्ता अलग रखना पड़ेगा, ईच वन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड इंडिपेंडेंटली, देन यू शुड हैव अ नैरो स्पैन. But if you have all the workers in the same office on the same place, then you can tackle them by calling in a simple auditorium room or a classroom. You can call them for instruction. Clear हो गया बच्चों? कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं? शाबाश जी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये इसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी थ्योरी। अब ये कॉन्टीजेंसी थ्योरी क्यों है? कि कॉन्टीजेंसी थ्योरी का मतलब ये होता है कि किसी थ्योरी पर परमानेंट बिलीव नहीं करना चाहिए। किसी भी थ्योरी की एप्लीकेशन जो है वो हालात और वाक़यात यानी बेस्ड ऑन द सिनेरियो होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो एक दफ़ा कह दिया बस कह दिया। तो थ्योरीज इस तरह अमल में नहीं लाई जाती, बल्कि इन्हें जो है वो सिनेरियो के हालात से डील किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी का मतलब है जैसे हालात वैसा फैसला। द डिसीजन आर द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। क्लियर हो गई जी बात? जी जी शाबाश, क्लियर हो गई बात बच्चों? तो ये मैं क्लियर कर दूँ। मेरा हाल आप लोकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर मेरा सारा स्टाफ एक ही ऑफिस में मौजूद है, एक ही छत के नीचे मौजूद है, तो मुझे चाहिए मैं ज़्यादा बंदे भी अपने अंडर रख लूँ, चूँकि वो एक ही जगह है। मुझे इंस्ट्रक्शन देनी होगी, सबको इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन अगर मेरे वर्कर जो हैं वो एक कराची में, एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में, एक पेशावर में, एक सिंगापुर में बैठा है, एक अमेरिका न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, तो अब मुझे स्पैन थोड़ा छोटा करना चाहिए, चूँकि मुझे हर एक के साथ अलग-अलग बात करनी है उसके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक। जी बच्चे क्लियर है? मोहम्मद हसन, ठीक होगी बात। तो ये बच्चों की कॉन्टीजेंसी थ्योरी की बात की। अब आप ये याद रखेंगे कि पढ़ा ज़रूर था नैरो स्पैन और वाइड स्पैन, लेकिन आखिरी बात सबसे अहम थी कि हालात बताएंगे कि हमें नैरो यूज़ करना है या वाइड स्पैन यूज़ करना। अब चलते हैं हम, तो किताब में बड़ा जो टॉपिक है वो है टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल का ही एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम किसी भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को टॉल एंड फ्लैट का जो मामला है उसको इस तरह डील करते हैं कि देखिए एक तो इसके अंदर हम लेवल या लेयर्स की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम इसके अंदर इस एतबार से करते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं कि इनमें स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो कैसा होता है। तीसरी बात हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं। तो ये तीन बड़े फ़र्क हैं टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप कहें कि टॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी बात यह है कि इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मल्टीपल लेयर्स, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल लेवल्स हैं, यानी उसके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 है, 9 है, 11 है, तो अगर उसके मल्टीपल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन टॉल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो है वो लेवल्स आमतौर पे जर्नली लेसर लेवल्स ऑफ होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ज़्यादा 3 ही लेवल होते हैं जो हमने फिलोसफिकली पढ़े, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, तो लेसर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है कहते हैं कि ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। तो फ़र्क क्या है जी कि टॉल ऑर्गेनाइजेशन में नंबर्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा होते हैं और जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट निस्बतन कम होते हैं। तो इसलिए अगर हम इन दोनों को मुआवजा करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि आ टॉल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मोर लेयर्स और मोर लेवल्स एंड ए फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लेसर लेयर्स और लेसर लेवल्स। हम बात करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल के एतबार से, एवरी टॉल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नैरो स्पैन। हर ऑर्गेनाइजेशन जो टॉल है उसका स्पैन नैरो है और हर ऑर्गेनाइजेशन जो फ्लैट है इसका वाइड स्पैन है। ठीक है जी। और हर टॉल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ लेस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। जैसे अभी हमने देखा कि नैरो स्पैन में सुपरवाइज़र अपने इख्तियारात सबऑर्डिनेट को नहीं देता, लेकिन जो आपकी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वाइड स्पैन में वर्कर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और सुपरवाइज़र हर एक को बार बार इंस्ट्रक्शन देने नहीं आ सकता, लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये निस्बतन जो है ये ज़्यादा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है। क्लियर जी। अच्छा, अब जो है इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हम इस तरह देख लेते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्मल है टॉल में और यहाँ पे रिलेशनशिप इनफॉर्मल है। यहाँ पे वर्कर्स के साथ थोड़ी फ्रेंडशिप रहती है, क्योंकि यहाँ जो है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वाइड स्पैन है, तो वाइड स्पैन में वर्कर ज़्यादा होते हैं, हर वर्कर को डांट डपट नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। और यहाँ पे नैरो होता है, लेयर्स कम होती हैं, ठीक है, लिहाजा यहाँ पे फॉर्मल रोल्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी टाइट होती है और जो आपका आपकी जो है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे म्यूचुअल एडजस्टमेंट होती है, रिजिड रोल की बजाय एम्फसाइज किया जाता है एक दूसरे के साथ ताउन के ऊपर। अच्छा, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जैसा कि मैंने कहा यहाँ लेस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन्वायरमेंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन फोकस है, आपका जो काम है आपने वही करना है, लेकिन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी टास्किंग है, मल्टी स्किल्स है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी स्किल्स है। ठीक है जी। कम्युनिकेशन को देखेंगे तो कम्युनिकेशन के एतबार से जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन ज़्यादा है और स्लो है, और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है लेकिन रिजिड वर्टिकल जो है रैपिड वर्टिकल कम्युनिकेशन है। आप कहेंगे उसकी वजह क्या है? बिल्कुल सिंपल बात ये, चूँकि इसका जो स्पैन जिसका जो चेन ऑफ कमांड है वो छोटा है ना, तो लिहाजा इसकी वर्टिकल कम्युनिकेशन निस्बतन फास्ट होगी
और इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल चूँकि लंबा है, लिहाजा इसकी जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है वो निस्बतन स्लो होगी, चूँकि कम्युनिकेट करने के मैसेज को बड़े लेवल से ऊपर तक जाना पड़ेगा। ठीक हो गई जी बात। जी बच्चों, अगर इसके अंदर कोई मामला है तो प्लीज़ ज़रा कन्वे कीजिएगा मुझे कि मैंने ये कहा कि जो आपकी कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट के एतबार से जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर मल्टीटास्किंग मल्टी स्किल्स होती हैं, और जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ स्पेशलाइजेशन होती है। कम्युनिकेशन के एतबार से जो आपका टॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ वर्टिकल कम्युनिकेशन स्लो, और जो आपकी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ वर्टिकल कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली थोड़ा रैपिड होता है, फास्ट होता है। क्लियर जी। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा और उनको आप रीड भी कर लेंगे। हाँ, अलबत्ता एक बात बड़ी ज़रूरी है जो जहन में रखिएगा कि मसला ये है कि अगर यहाँ पे कस्टमर को आप देखते हैं तो कस्टमर जो है वो बड़ा डिस्टेंट होता है अपने लेवल्स के एतबार से, यानी कस्टमर को अगर कोई पेन है ना तो उसका मैसेज ऊपर जाने तक बड़ा वक्त लगता है। तो कस्टमर अवे है स्ट्रेटेजिक एपेक्स से, कस्टमर इज अवे फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एपेक्स। तो यहाँ स्ट्रेटेजिक एपेक्स से कस्टमर बहुत ज़्यादा दूर रखा गया, लेकिन कंपैरेटिवली नैरो स्पैन फ्लैट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कस्टमर स्ट्रेटेजिक एपेक्स के कंट्रोल में, या जो है कस्टमर जो है वो बहुत क्लोज है अपने स्ट्रेटेजिक एपेक्स के। तो कस्टमर इज़ क्लोज टू स्ट्रेटेजिक एपेक्स। तो स्ट्रेटेजिक एपेक्स का मतलब ऊपर वाले लेवल को भी कस्टमर की आवाज़ जो है वो जाती है कि कस्टमर क्या चाहता है। स्ट्रेटेजिक एपेक्स, तो ये जो है ये क्लोज है, ये जल्दी बात पहुंचेगी और यहाँ बात देर से पहुंचेगी। हाँ, अलबत्ता एम्प्लॉयज़ के एतबार से देखा जाए तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा टॉल ऑर्गेनाइजेशन में इस लिहाज से अच्छे रहते हैं कि उन्हें हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई प्रमोशन मिल जाता है। चूँकि लेवल ज़्यादा है तो प्रमोशन भी करियर में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत कम प्रमोशन मिलते हैं, चूँकि लेवल ही 2 या 3 होते हैं टोटल। क्लियर जी। तो ये बच्चों फ़र्क है टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसकी तफसीलात मैंने यहाँ पे भी लिख दी हैं, जो मैंने ऊपर बयान की हैं वो सारी नीचे भी मैंने लिख दी हैं। ये मैं आपको सेंड कर दूँगा, आप इनको एक दफ़ा रीड कर लेंगे। इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ यू कैन मे आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। ठीक होगी बात। अब ज़रा देखिए पेपर में अगर देखें तो इसके हवाले से ज़्यादातर अभी तक जो सवालात आए हैं वो आपको थ्योरेटिकल नेचर के नज़र आएंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 4 फैक्टर विच वुड बी critical importance of the management of a commercial bank in implementing a flat organization structure, कि एक कमर्शियल बैंक के लिए क्रिटिकल क्या हो सकता है। देखिए बात ये होती है कि एक कमर्शियल बैंक के कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड होता है तो उसे ज़रूरत इस बात की होती है कि उसके जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं वो ज़रा उसके क्लोज हों ताकि वो उनको सुन सके, उनकी नीड्स को केयरफुली एड्रेस कर सके। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली लोन सेंक्शंस में, रिकवरी में, कस्टमर सर्विसेज में। इसलिए अगर ये कभी टॉल स्पैन की बजाय जो है वो नैरो पे आ जाए, या ये नैरो से ये जो है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाए, तो कस्टमर क्लोज होगा मैनेजमेंट के, तो स्ट्रॉन्गर से होगी उसकी, और इस तरह अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकेगी टीम को। तो वो सारी बातें वही हैं जो मैं आपको पढ़ा के लाया हूँ कि जी कस्टमर करीब होगा, उसकी बात सुनी जा सकेगी, फ़ैसला करने का अख्तियार टीम को होगा, टीम इंडिपेंडेंट होगी, सर्विसेज ज़्यादा दे सकेगी, उसकी कंप्लेंट्स को सुन सकेगी, रिकवरी अच्छी हो सकेगी। तो ये सारी बातें जो है इससे मुतल्लिक़ हैं। तो ये जो है अगर आप ओवरऑल देखें तो एग्ज़ामिनर ने वही सोल्यूशन दिया है जो कि हमने आलमोस्ट बुक में पढ़ा है। जी बच्चों, ठीक हो गया ये बात। जी, BMBS की तैयारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से करें आप। कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे मैंने देखा, मैं आपको बताता हूँ क्या करें। जैसे ये देखिए, मैंने एक बहुत बड़ी थ्योरी को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे
पॉइंट्स में लिखा है। आप इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स वाले नोट्स बनाएं कि जब आप पढ़ने लगे, देखिए मैंने नेचर ऑफ वर्क थोड़ा इधर लिखा, थोड़ा उधर लिखा, कंपैरिजन करते हुए, ठीक है ना। इस तरह के अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप जो है वो जल्दी याद भी कर सकेंगे, और अगर आपकी लॉजिक क्लियर होगी तो फिर आपको पेपर में लिखना भी आसान हो जाएगा और आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या हमें क्रैमिंग करनी चाहिए। मैं आपको यूँ समझाऊंगा, देखिए क्रैमिंग जो होती है ना, ये होती है हमारी ब्रिक्स, ईंटें जिससे हम घर बनाते हैं। अगर हम ब्रिक से टावर बनाएंगे ना, टावर गिर जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें टावर के लिए जो है वो पिलर्स बनाने चाहिए जो हाइट को गेन कर सके, स्ट्रांग हो सके। तो पिलर है हमारे कॉन्सेप्ट्स, तो हमें कॉन्सेप्ट्स इस तरह से बनाने चाहिए कि हमारे पिलर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो। वंस पिलर स्ट्रांग होंगे, कॉन्सेप्ट होगा। मुझे अब बताइए कि अगर ये बातें जो मैंने लिखी हैं, अगर ये आपके जहन में बैठ जाती हैं, तो क्या आप सेंटेंस नहीं बना सकते कि इन अ नैरो स्पैन देयर इज़ अ complex structure is used where work is complex, worker is less trained, a supervisor is little less trained, and people are working in different cities। अब ये सारी बात आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वाइड स्पैन इज़ यूज वेयर वर्क इज़ सिंपल, वर्कर्स आर वेल ट्रेंड, द सुपरवाइजर इज स्मार्ट रादर एक्सपीरियंस्ड, एंड सम पीपल आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। तो ये सारी बातें लिखी जा सकती हैं अगर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट्स होंगे तो हमारे पिलर्स खड़े हो जाएंगे और फिर क्रैमिंग खुद ही हो जाएगी। क्रैमिंग आपने करनी नहीं, वो खुद ही हो जानी, ठीक है। क्रैमिंग तो हमेशा होती है ना, जब कॉन्सेप्ट बन जाता है तो हम लिखने के लिए फास्ट ढूंढ ही लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर मैं कहूँ कि आज का जो लेक्चर है उसको आप रैंक करो, यू कैन से दैट फ्रॉम 1 to 100% ऑफ द योर अंडरस्टैंडिंग के, एक से लेके अगर मैं कहूँ कि चलो रैंक करो अप टिल द 100%, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? जी शाबाश बच्चों। तो ये हो गया। अच्छा, अब आपके ज़िम्मे जो है ये एक छोटा सा केस स्टडी है, इसको आपने डील करना है। क्लियर? नो प्रॉब्लम जी, कल इसके ऊपर हम बात करके आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस फीडबैक। मैं ये सेव कर रहा हूँ, सेव करते हुए जो मैंने लिखा है उसको भी मैं सेव कर रहा हूँ ताकि एज इट इज़ आपको मैं जो है